नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की बड़ी मुश्किलें, ईडी का बड़ा दावा। जांच के दौरान पार्थ चटर्जी के घर से मिले एडमिट कार्ड और नियुक्ति पत्र। चुनाव के दौरान मुफ्त योजनाओं से सुप्रीम कोर्ट हुआ नाखुश, कहा पॉलिटिकल पार्टियां लालच देती हैं, रोक के लिए केंद्र सरकार जल्द निकाले रास्ता। तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर टला फैसला। 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। हफ्ते के दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 498 अंक गिरकर 55,268 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 147 अंकों की गिरावट के साथ 16,484 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए आप बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है सोनिया गांधी की ईडी में हुई पेशी से। आज का दिन देश की सियासत में काफी हंगामेदार रहा। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को दूसरी बार ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। सोनिया से ईडी की ये पूछताछ मोदी सरकार को कैसे पड़ी भारी, राहुल गांधी की हिरासत ने कैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी संसद सत्र से निलंबित हुए 19 सांसदों की। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्व कर सकता है बड़ा उलटफेर और किस बीजेपी नेता ने बढ़ाई पीएम मोदी की मुश्किलें, इस खबर पर भी करेंगे चर्चा। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल तेज हो चुका है और इस बार निशाने पर लिया गया है कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को। आज उनकी ईडी के सामने पेशी हुई। सोनिया ने ईडी के लगभग हर सवाल का जवाब दिया। ईडी ने यह पूछताछ नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की, लेकिन इस बीच दिल्ली से लेकर देश भर में कांग्रेस ने ईडी की पूछताछ का जोरदार विरोध किया। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर ले गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज दूसरी बार ईडी के सामने पेश हुई। पहले उनसे ईडी ने 3 घंटे तक सवाल किए। इसके बाद लंच ब्रेक में सोनिया अपने घर चली गई। लंच के बाद फिर सोनिया से ईडी ने सवाल जवाब शुरू किए, जो देर शाम तक चलते रहे। आज ईडी ने उनसे कई घंटों की पूछताछ की। इस दौरान राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी समेत 50 सांसदों को हिरासत में ले लिया। खास बात यह है कि यह दूसरा मौका है जब नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया ईडी के सामने पेश हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 50 सांसदों को संसद के पास नॉर्थ फाउंटेन में हिरासत में रखा गया था। केरल में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कन्नूर में एक ट्रेन को रोक दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं की पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें भी सामने आती रही। सोनिया गांधी को ईडी ऑफिस बुलाए जाने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया जाता है। ईडी अफसरों को अगर पूछताछ करनी है तो वो उनके घर भी जाकर कर सकते हैं। इस तरह तो साफ है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया तो उन्होंने अपने ट्वीट से मोदी सरकार पर हमला जारी रखा। उन्होंने लिखा कि तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे। सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजघाट पर भी प्रदर्शन करने नहीं दिया गया। प्रदर्शन के मद्देनजर राजघाट के आसपास धारा 144 लगा दी गई। इसके अलावा कांग्रेस मुख्यालय पर सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा रहा। जगह जगह बैरिकेड लगाकर भी भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद पुलिस ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट समेत कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। बाद में सभी को रिहा कर दिया गया। सोनिया और राहुल गांधी के तेवरों से साफ है कि मोदी सरकार कांग्रेस के आगे झुकने वाली नहीं है। वहीं संसद के मॉनसून सत्र में भी विपक्ष सरकार के आगे झुकता नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष पिछले एक हफ्ते से महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी को लेकर चर्चा कराने की मांग कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से सदन में जोरदार हंगामा हो रहा है। इतना ही नहीं, अब विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए उन्हें सजा भी दी जाने लगी है। संसद के मॉनसून सत्र को शुरू हुए एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है,
क्योंकि जब भी विपक्ष जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है तभी सरकार की तरफ से विपक्षी मांग को नामंजूर कर दिया जाता है। सरकार विपक्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज करती नजर आ रही है। विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण संसद में चर्चा की बजाय हंगामा मचने लगा है। इसके बाद आज सरकार के प्रस्ताव पर राज्यसभा के 19 सांसदों को सदन से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। निलंबित सदस्यों में टीएमसी के 7, डीएमके के 6, टीआरएस के 3, सीपीएम के 2 और सीपीआई का 1 सदस्य शामिल है। सदस्यों के निलंबन का प्रस्ताव संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की ओर से रखा गया था, जिसमें 10 सदस्यों के निलंबन की बात कही गई थी। प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई, लेकिन जब उपसभापति ने निलंबित सांसदों के नाम पढ़े तो वो 19 थे, जिन्हें सप्ताह भर के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सदस्यों में टीएमसी की सुष्मिता देव, मौसम नूर, शांता छेत्री, डोला सेन, शांतनु सेन, अबीर रंजन विश्वास और नदीमुल हक को निलंबित किया गया है, जबकि द्रमुक के निलंबित सदस्यों में एम मोहम्मद अब्दुल्ला, कनीमोजी एनवीएन सोमू, एम षणमुगम, एस कल्याण सुंदरम, आर गिरिराजन और एनआर इलंगो शामिल है। टीआरएस के बी लिंगया यादव, रविचंद्र वड्डी राजू और दामोदर राव दिवाकोडा और सीपीएम के ए रहीम और वी शिवदासन के साथ सीपीआई के संतोष कुमार को निलंबित किया गया है। इससे पहले सोमवार को भी कांग्रेस के 4 सांसदों को लोकसभा से सस्पेंड किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि महंगाई पर चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। पर सांसदों पर कार्रवाई पर विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, जनता की आवाज को उठाएंगे और सरकार को इन सभी मुद्दों पर जवाब देना होगा। गौरतलब है कि बढ़ती महंगाई और जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी के मुद्दे पर तख्तियां और बैनर लेकर हंगामा करने वाले विपक्ष के सांसद मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में आए और इन मुद्दों पर उनकी बात को सुने। अब जिस तरह से सरकार की तरफ से सांसदों पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि सरकार विपक्ष की एकजुटता से डर चुकी है। विपक्ष सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है, तो वहीं सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर अपना पल्ला झाड़ रही है और इसके नतीजे सरकार को आने वाले वक्त में भुगतने पड़ सकते हैं। इधर लखीमपुर मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई घटना में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। 4 किसानों की जान चली गई। किसानों की जान लेने का आरोप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा। एसआईटी जांच में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी माना गया। लखीमपुर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। आशीष मिश्रा मोनू जेल की सलाखों के पीछे है और आज उसे हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है, क्योंकि उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। दरअसल आशीष मिश्रा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और कोर्ट ने आशीष मिश्रा की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यानी आशीष मिश्रा को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की। कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर मामले में 4 किसान की जान गई थी, आरोपी की गाड़ी वहां मौजूद थी, ये सबसे बड़ा तथ्य है। ये मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इससे पहले इस मामले में 15 जुलाई को सुनवाई हुई थी, जब अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाकर आशीष मिश्रा को करारा झटका दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि इस बार कोर्ट आशीष मिश्रा को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे सकता है, लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी। साथ ही आशीष को कड़ी फटकार भी लगाते हुए उसके खिलाफ सख्ती दिखाई। हालांकि इससे पहले भी कई बार आशीष की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अभी आशीष मिश्रा को जेल में ही रहना होगा। वहीं महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इस बार बाजी बीजेपी खुद पलटने वाली है। बीजेपी आला कमान ने जैसे देवेंद्र फडणवीस के पैरों से जमीन खिसका दी थी, वैसे ही एक बार फिर महाराष्ट्र बीजेपी इकाई के नेताओं के साथ हो सकता है। तो महाराष्ट्र कैबिनेट को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एकनाथ शिंदे और फडणवीस की शपथ को 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पाया है। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र में भी गुजरात पैटर्न लागू हो सकता है और इससे बीजेपी नेताओं में डर साफ नजर आ रहा है। आशीष शेलार, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन और चंद्रकांत पाटिल जैसे वरिष्ठ नेताओं को मंत्री परिषद में हिस्सा दिए जाने की चर्चा अब तक चलती रही है। हालांकि इन नेताओं ने अब तक अपनी संभावनाओं को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। दरअसल इन नेताओं को लगता है कि कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। महाराष्ट्र के सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है कि कैबिनेट गठन में बीजेपी लीडरशिप गुजरात पैटर्न लागू कर सकती है।
गुजरात में विजय रूपाणी की जगह पर पिछले साल जब भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया था तो पूरे मंत्रिपरिषद को ही बदल दिया गया था। डिप्टी सीएम नितिन पटेल समेत तमाम नेताओं को गुजरात की नई कैबिनेट में जगह नहीं दी गई थी। कहा जा रहा है कि ऐसा ही फार्मूला महाराष्ट्र में लागू हो सकता है और पुराने चेहरों की बजाय कई नए लोगों को जगह दी जा सकती है। ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज चुप रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं और हर सवाल के जवाब में यही कहते हैं कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे उठाने के लिए तैयार हैं। पार्टी के जो नेता कैबिनेट में जाने को आतुर हैं वो अब खामोश हैं। बीजेपी हो या शिंदे गुट के शिवसेना विधायक सभी शांत हैं। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, आशीष शेलार, चंद्रकांत पाटिल फडणवीस सरकार में मंत्री थे, लेकिन इनमें से कोई भी खुले तौर पर यह नहीं कह रहा कि हम मंत्री बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस को लेकर बीजेपी नेतृत्व पहले ही चौंका चुका है। फडणवीस के सीएम बनने की चर्चा थी, लेकिन डिप्टी सीएम का पद दिया गया। यही वजह है कि गिरीश महाजन, आशीष शेलार और चंद्रकांत पाटिल समेत तमाम नेता कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। महाराष्ट्र का सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं बीजेपी के एक नेता ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई योजनाएं शुरू की थी, जिनमें से एक थी नमामि गंगे। इस योजना को लेकर मोदी सरकार ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट सरकार की अनदेखी का नतीजा भुगत रहा है, जिसको लेकर बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पोल खोलती हैं मोदी सरकार के उन प्रोजेक्ट की जिन्हें शुरू तो किया जाता है पर काम नहीं किया जाता है। दरअसल ये तस्वीर गंगा नदी की है, जिसमें पानी प्रदूषित होने के कारण उसमें रहने वाली मछलियों की जान चली गई है और ये प्लास्टिक इस बात का सबूत है कि गंगा की सफाई एक लंबे समय से नहीं हुई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है और मोदी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा है, गंगा हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं माँ है। करोड़ों देशवासियों के जीवन, धर्म और अस्तित्व का आधार है माँ गंगा। इसलिए नमामि गंगे पर 20,000 करोड़ का बजट बना। 11,000 करोड़ खर्च के बावजूद प्रदूषण क्यों? गंगा तो जीवनदायिनी है, फिर गंदे पानी के कारण क्यों जा रही मछलियों की जान? जवाबदेही किसकी? वरुण गांधी हमेशा ही मोदी सरकार की गलत नीतियों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। जहां गलत फैसलों के चलते विपक्ष अक्सर सरकार को घेरता नजर आता है, तो वहीं वरुण गांधी भी सरकार का विरोध करते दिखाई देते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले सरकार के प्रोजेक्ट नमामि गंगे को लेकर सवाल उठा चुके हैं। दरअसल सरकार की तरफ से नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। उस वक्त सरकार का कहना था कि इस प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को खत्म किया जाएगा, नदियों की सफाई की जाएगी, लेकिन काम कितना हुआ वो ये तस्वीरें आपको सब बयां कर रही हैं। गंगा की सफाई को लेकर वादा तो किया गया, लेकिन चुनावों के बाद ये वादा ही रह गया। चिंता सिर्फ चुनाव की है और इस साल के आखिर में तो वैसे भी कई राज्यों में चुनाव हो सकते हैं। जी हां, सिर्फ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव तो तय हैं। इसके अलावा कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में भी सरकार चुनाव करा सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में समय से पहले चुनाव होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। जब भी किसी सरकार को अपने राज्य में हार का डर सताने लगता है तो वो समय से पहले ही चुनाव करवाने की फिराक में लग जाती है और अब ऐसा ही कुछ करती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक 2 नहीं बल्कि 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसको लेकर तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें कि आने वाले कुछ महीनों में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना तो तय है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार ने संकेत दे दिए हैं, लेकिन इसके अलावा कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में भी सरकार चुनाव कराने की कोशिश में है। और अगर ऐसा होता है तो कर्नाटक, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में समय से पहले चुनाव होंगे। इसमें से 3 राज्यों की सरकारों का कार्यकाल अगले साल यानी मार्च 2023 और कर्नाटक का मई 2023 में पूरा हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में 2019 से ही राष्ट्रपति शासन लागू है। यहाँ भी चुनाव लंबित है। अब सरकार की कोशिश है कि नवंबर में एक साथ इन सभी राज्यों में चुनाव करा दिए जाएं। इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले हफ्ते मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा से फोन पर बात की है, तो वहीं बीजेपी के संगठन मंत्री BL संतोष 2 दिन की त्रिपुरा यात्रा पर हैं। त्रिपुरा सरकार का कार्यकाल भी अगले साल मार्च में खत्म हो रहा है। ऐसे में यहाँ भी समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी है। अब बीजेपी ऐसा क्यों करना चाहती है? इसके पीछे का कारण है कर्नाटक और त्रिपुरा में
बीजेपी में छिड़ी आंतरिक कलह। दरअसल कर्नाटक में पूर्व सीएम येदियुरप्पा की नाराजगी देखने को मिल रही है, तो वहीं त्रिपुरा में कई बीजेपी विधायक पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। बगावत के चलते बीजेपी को नुकसान हो रहा है। ये नुकसान बड़ी हार में ना बदल जाए, इसलिए पार्टी जल्द ही चुनाव की तैयारी में है और परिसीमन प्रक्रिया के मुताबिक जम्मू में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है, जहां बीजेपी को फायदा हो सकता है। ऐसे में अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव करवाना चाहती है, यानी बीजेपी अपने फायदे के लिए समय से पहले चुनाव करवाने की जुगत में लग गई है। अब चुनाव हो पाएंगे या नहीं, ये तो समय आने पर पता चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, ये भी बता पाना मुश्किल है। और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई की। 5 दिन के बाद नया महीना अगस्त शुरू हो रहा है और 1 अगस्त से पैसों के लेन देन से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। इसी के साथ ही लोगों को महंगाई का झटका भी लगने वाला है। रसोई गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने के संकेत मिलने लगे हैं, जिससे लोगों का बजट बिगड़ने वाला है। तो किन नियमों में हुआ है बदलाव और क्या क्या चीजें होंगी महंगी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अगस्त महीना जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये महीना त्योहारों का है, खुशियों का है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इन खुशियों पर ग्रहण लगाने जा रही है। 1 अगस्त से कई नियमों में बदलाव होगा, जिससे जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ सकता है। हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत तय होती है। 1 अगस्त को सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गैस सिलेंडर का रेट तय करेंगी। पिछली बार की तरह हो सकता है कि इस बार भी रसोई गैस की कीमतों में इजाफा देखने को मिले। इससे खाने का स्वाद बिगड़ने के साथ साथ महिलाओं का महीने का बजट भी बिगड़ेगा। इसी के साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को सूचित कर दिया है कि 1 अगस्त से 5 लाख रुपए या उससे अधिक के अमाउंट वाले चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके तहत चेक जारी करने वालों को चेक से जुड़ी जानकारी बैंक को एसएमएस, नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल ऐप से देनी होगी। इसके बाद ही चेक क्लियर हो पाएगा। अगर कोई चेक जारी करता है तो उसका नंबर, पेमेंट की राशि और पेमेंट पाने वाले का नाम समेत कई जानकारियां बैंक को उपलब्ध करानी होगी। इसी के साथ ही कई और बैंक भी अपने नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेल कंपनियां भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर सकती हैं। लंबे समय से तेल के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी साफ है कि आने वाला महीना खुशियों से ज्यादा परेशानियां लेकर आएगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।